कभी सोचा है, हम रोज मार्केट जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, पर किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है, कितना लेना है और किस प्राइस पर लेना है? क्या कोई इनविजिबल फोर्स है जो सबको गाइड करती है? इनविजिबल फोर्स? हाँ, एक ऐसी पावर जो ना दिखाई देती है ना सुनाई, लेकिन फिर भी हर मार्केट का डिसीजन उसी पर डिपेंड करता है। और उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नहीं, ये एक माइक्रोस्कोप की तरह है जो इंडिविजुअल चॉइसेस, डिसीजंस और बिहेवियर को जूम करके समझाता है। कंज्यूमर क्या चाहता है, फर्म्स क्या सोचती हैं और प्राइसेस कैसे सेट होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारे डेली लाइफ के एवरी सेकंड में चल रहा होता है। जब तुम चाय की जगह कॉफी चूज करते हो, या जब डिस्काउंट देखकर एक एक्स्ट्रा शर्ट ले लेते हो। तो आज हम दोनों मिलकर एक ऐसी जर्नी शुरू करने वाले हैं जहां तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ पढ़ोगे नहीं, महसूस करोगे। चलो, बेसिक से शुरुआत करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली होता क्या है? चलो, एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए हों तो तुम क्या खरीदोगी? चॉकलेट, मैगी या एक नोटबुक? डिपेंड्स। कभी चॉकलेट का मन करता है, कभी जरूरत नोटबुक की होती है। पर इसका मतलब क्या हुआ? हम चॉइसेस बनाते हैं, लिमिटेड मनी और अनलिमिटेड वांट्स के बीच। एग्जैक्टली। और कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा चैप्टर इसी एक बात को डिटेल में समझाता है। अ कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को बेस्ट वे में कैसे स्पेंड करता है, यही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सोचो, तुम मार्केट गए, तुम्हें 10 चीजें पसंद आ गईं, पर पैसे सिर्फ 2 चीजों के लिए है। तो तुम क्या करती हो? चॉइस। और चॉइस का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स अगली बेस्ट चीज जो तुम सैक्रिफाइस करती हो। अब आता है इकोनॉमिक का मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी। नाम बड़ा फैंसी है, पर मतलब सिंपल। कोई भी गुड तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन देता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। टोटल यूटिलिटी, टीयू, इक्वल्स ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू, इक्वल्स एक और यूनिट लेने से एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। अगर तुम एक समोसा खाती हो और बहुत अच्छा लगता है, टीयू इंक्रीज। दूसरा समोसा खाओगी तो एमयू थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरा समोसा, एमयू और कम। और अगर चौथा समोसा, तो पता है क्या? एमयू नेगेटिव, मतलब अब स्टमक दुखने लग जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक रियल एग्जाम्पल लो। तुम यूट्यूब पे फेवरेट सॉन्ग सुन रही हो। पहली बार सुनना बहुत मजा आया, दूसरी बार थोड़ा कम मजा आया, तीसरी बार बोर लगा, चौथी बार इरिटेट लगा। एग्जैक्टली, जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। एक कंज्यूमर कब हैप्पी होता है? जब वो अपने लिमिटेड पैसे को इस तरह यूज करे कि उसका एमयू पर रुपीज सब गुड्स में इक्वल हो जाए। कंडीशन फॉर 2 गुड्स, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स एमयू वाई अपॉन पी वाई। सोचो तुम मार्केट गए, तुम्हारे वॉलेट में 500 रुपए हैं। बस यही तुम्हारी बजट लाइन है। बजट लाइन शोज तुम क्या क्या कॉम्बोज अफोर्ड कर सकती हो, कौन से कॉम्बोज अफोर्ड नहीं कर सकती, कौन सा कॉम्बो बेस्ट वैल्यू देता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, मैंने सुना है एक इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट भी होता है। एक बात बताओ, तुम चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हो या वनीला? दोनों ही पसंद है। अगर मुझे 1 कप चॉकलेट और 1 कप वनीला मिल जाए, मैं इक्वली खुश हो जाऊंगा। मतलब अगर मैं तुम्हें 2 कप्स चॉकलेट दे दूं या 1 चॉकलेट और 1 वनीला दे दूं, तुम्हारी खुशी सेम रहेगी। एग्जैक्टली। और यही कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में एक ब्यूटीफुल कर्व क्रिएट करता है, इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस खुश हूं कर्व होता है। हाँ, यही। ये कर्व उन सारे कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिससे कंज्यूमर इक्वली हैप्पी होता है। अगर चॉकलेट कम हो जाए, तो तुम्हारा मूड थोड़ा तो बिगड़ेगा ना? हाँ, पर अगर तुम मुझे एक्स्ट्रा वनीला दे दो तो मेरा मूड फिर बैलेंस हो जाएगा। यही रीजन है आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एक गुड कम हो तो दूसरे की ज्यादा क्वांटिटी हैप्पीनेस को इक्वल बनाए रखती है। और ये क्या, कंज्यूमर एक ही टाइम पे 2 डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस कैसी फील कर सकता है? इसीलिए आईसीज कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। हैप्पीनेस लेवल एक ही पॉइंट पर 2 अलग नहीं हो सकता। जैसा जैसा मैं चॉकलेट लूज करती हूँ, मैं उसका रिप्लेसमेंट वनीला के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा ज्यादा मांगने लगती हूँ। इसीलिए आईसी कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि एमआरएस कम होता जाता है। ये लो, और ज्यादा आइसक्रीम। अब तो खुशी 2x हो गई होगी। अरे वो तो कॉमन सेंस है, जितना ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा हैप्पीनेस। हायर इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स हायर सेटिस्फैक्शन। सो आईसी ये है कि फर्क नहीं पड़ता, हैप्पीनेस सेम है।
डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि एक गुड कम हो, दूसरा बढ़ाओ। इंटरसेक्ट नहीं करते वरना खुशी का लॉजिक टूट जाएगा। कॉन्वेक्स होता है क्योंकि रिप्लेसमेंट का रेट गिरता है। अपर आईसी इक्वल्स ज्यादा खुशी इक्वल्स अपर लाइफ लेवल। एग्जैक्टली। अब तुमने सुना है एक कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ, जब बजट लाइन एक हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को टच करती है, कंज्यूमर वहीं इक्विलिब्रियम में होता है। वो एक ऐसा स्वीट स्पॉट जहां सेटिस्फैक्शन मैक्स और स्पेंडिंग लिमिटेड होती है। एग्जैक्टली तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा? ह्यूमंस की वॉन्ट्स अनलिमिटेड, मनी लिमिटेड, यूटिलिटी इक्वल्स सेटिस्फैक्शन, MU डिक्रीजेस विद मोर कंजम्पशन, बेस्ट डिसीजन इक्वल्स MU पर रुपी इक्वल फॉर ऑल गुड्स, बजट लाइन लिमिटेशंस शो व्हाट इज पॉसिबल, indifference curves show preferences, equilibrium equals IC tangency with budget line। अगर तुम्हारे पैसे से गुड एक्स तुम्हें ज्यादा फायदा दे रहा है एज कम्पेयर टू गुड वाई, तो इसका मतलब क्या होता है? MU x upon PX greater than MU y upon PY। तो समझ जाओ लाइफ में बैलेंस बिगड़ा हुआ है। मतलब मेरी लाइफ की वैल्यू फॉर मनी x में ज्यादा मिल रही है, फिर मैं y को क्यों ले रहा हूं? मैं बेवकूफ हूं क्या? हाँ, थोड़ा। बस तुम्हें एक्स और ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, तब तक जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। एग्जैक्टली, ये फर्स्ट केस था। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। और अगर सिचुएशन उल्टा हो जाए MU x upon PX लेस देन MU y upon PY। तो गुड वाई तुम्हें पर रुपी ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। अरे, मतलब y सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है, वैल्यू फॉर मनी y में है। बिल्कुल। तो स्मार्ट कंज्यूमर क्या करेगा? ज्यादा वाई खरीदेगा, एक्स कम करेगा, तब तक जब तक दोनों का MU पर रुपी इक्वल ना हो जाए। अब इनडिफरेंस अप्रोच की दुनिया में आ जाओ। इसमें रूल सिंपल है, MRS इक्वल्स PX अपॉन PY एट इक्विलिब्रियम। अगर पहली कंडीशन हो MRS greater than PX upon PY। तो कंज्यूमर एक्स को काफी ज्यादा वैल्यू दे रहा है। मतलब मैं एक यूनिट x के लिए y ज्यादा छोड़ने को तैयार हूं, मार्केट तो इतना नहीं मांग रहा। तो क्या करोगे? x को बढ़ाओ, जब तक MRS घटकर प्राइस रेशियो के इक्वल ना हो जाए। अच्छा, जब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे उसमें क्या होगा? MRS लेस देन PX अपॉन PY। मतलब मार्केट के हिसाब से एक्स महंगा पड़ रहा है। मतलब मैं एक यूनिट x के लिए y इतना देना नहीं चाहता, पर मार्केट बोलता है और दे। तो तुम क्या करोगे? x को कम करूंगा, y बढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब ये केसेस आईसी और एमयू अप्रोच दोनों में होते हैं। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का। अरे वो क्या होता है? यहाँ कितनी मशीन्स हैं, कितने वर्कर्स हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा सेम होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से कैसे यूज करें। इकोनॉमिक्स का ये गोल्डन क्वेश्चन पीपीएफ के थ्रू समझ आता है। मतलब पीपीएफ बताता क्या है? मतलब पीपीएफ एक कर्व है जो दिखाता है कि इकोनॉमी मैक्सिमम कितने गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है जब रिसोर्सेज फिक्स्ड हों और एफिशिएंटली यूज किए जा रहे हों। एग्जाम्पल, एक इकोनॉमी सिर्फ गन्स और बटर बनाती है। पीपीएफ आंसर्स, कितने गन्स प्लस कितना बटर, किस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल है, कौन से कॉम्बिनेशंस इम्पॉसिबल हैं, कौन से इनएफिशिएंट हैं। तो पीपीएफ स्कैरसिटी का प्रूफ है क्या? बिल्कुल। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते पीपीएफ की जरूरत ही नहीं होती। पीपीएफ बताता है कि मोर ऑफ वन गुड इक्वल्स लेस ऑफ द अदर। यही स्कैसिटी का एसेंस है। अगर हम गन्स ज्यादा बनाएं तो क्या लॉस होगा? बटर का प्रोडक्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स सैक्रिफाइस्ड आउटपुट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। पीपीएफ का कर्व इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। एक चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है, पीपीएफ कर्व्ड क्यों होता है, स्ट्रेट क्यों नहीं? वेरी गुड पॉइंट। पीपीएफ बोर्ड आउटवर्ड होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होती है। रिसोर्सेज सभी गुड्स के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। जैसा जैसा एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ते जाता है, उसके लिए रिसोर्सेज शिफ्ट करने पर लॉस ज्यादा होता है। पीपीएफ के कोई 3 पॉइंट्स भी होते हैं क्या? हाँ, पहला पॉइंट होता है ऑन द कर्व, यानी एफिशिएंट पॉइंट्स, मतलब सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। और दूसरा पॉइंट होता है इनसाइड द कर्व, यानी इनएफिशिएंट पॉइंट्स, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, जैसे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड होने या मशीन्स आइडल होना। और तीसरा पॉइंट होता है आउटसाइड द कर्व, यानी इम्पॉसिबल पॉइंट्स करेंटली। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से ये कॉम्बिनेशंस अभी पॉसिबल नहीं। अच्छा, अगर इकोनॉमी ग्रो करे तो? पीपीएफ राइट शिफ्ट हो जाता है। पीपीएफ शिफ्ट्स राइट ड्यू टू टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट,
more resources, more skilled labor, capital formation. Left shift due to war, natural disaster, resource destruction. PPF indirectly 3 basic economic problems का आंसर देता है. What to produce? Guns या butter? How to produce? More labor, more capital. For whom to produce? किस income group के लिए? तो मतलब PPF shows maximum possible output. Scarcity equals choices equals trade-offs. Opportunity cost increases equals PPF bowed out. On curve equals efficient. Inside equals inefficient. Outside equals unattainable. Economic growth equals PPF right shift. अच्छा तुम्हें पता है PPF को डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है? अच्छा, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तुमने कभी सोचा है ये मार्केट कितना अलाइव लगता है ना? हर सेलर कुछ बेचना चाहता है और हर बायर कुछ खरीदना। हाँ, पर एक अजीब चीज होती है। कोई 40 रुपीज देकर मैंगो ले रहा है, कोई 30 रुपीज में ही बार्गेन कर रहा है, कोई तो 60 रुपीज देकर तुरंत ले जाता है। तो क्या ये सब रैंडम होता है? रैंडम नहीं, इकोनॉमिक्स का मैजिक, और उस मैजिक का नाम है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड का सिंपल मतलब क्या हुआ? डिमांड सिर्फ चाह नहीं होती। डिमांड इक्वल्स टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें iPhone 15 चाहिए, डिजायर है, पैसे नहीं है, एबिलिटी नहीं है, या पैसे हैं लेकिन देने का मन नहीं, विलिंगनेस नहीं है, तो डिमांड 0। एक सिंपल लाइन में डिमांड का लॉ क्या है? प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड गिरेगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अच्छा, अब सोचो तुम एक शॉपिंग मॉल में हो और आइसक्रीम देखकर दिल आ गया। तुम कितनी आइसक्रीम लोगे एट अ गिवन प्राइस? इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मतलब अगर प्राइस 20 रुपीज है तो मैं 2 कप्स लूंगा, ये मेरी पर्सनल डिमांड। हाँ, और अगर पूरे सिटी के लोग तुम्हारे जैसे डिसाइड करें कि वो कितना खरीदेंगे, तो सारी इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करके बनती है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड इक्वल्स टू सब लोगों की टोटल आइसक्रीम क्रेविंग, टोटल कंजम्पशन। एग्जैक्टली, एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इक्वल्स मार्केट डिमांड। एक बात बताओ, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क क्या होता है? सेम ही तो लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सेम लगते हैं, पर होते बहुत डिफरेंट। डिमांड रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी एट ए स्पेसिफिक प्राइस। आहा, मतलब डिमांड इक्वल्स पूरी स्टोरी और क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स स्टोरी का एक सीन। हाँ, एकदम परफेक्ट एनालॉजी। अब मैथमेटिक्स का मैजिक आता है, डिमांड फंक्शन। डिमांड को एक लाइन में लिख सकते हो, एक फॉर्मूला। हाँ, प्राइस बढ़े क्वांटिटी कम होती है, प्राइस घटे क्वांटिटी बढ़ती है। इसको हम लिखते हैं QD इक्वल्स F ऑफ P। क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अब चैप्टर में एक हीरो एंट्री लेता है, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्या कंज्यूमर को नीचे जाना पसंद है? नहीं यार, उसके पीछे 5 लॉजिकल रीजंस हैं। अच्छा चलो समझते हैं। यार मैं शॉपिंग से परेशान हो गया हूँ। जब प्राइस हाई हो पेट दर्द हो जाता है, जब प्राइस लो हो हाथ अपने आप चलने लगता है। सोचो, प्राइस घटा तो तुम्हारी रियल इनकम फील होती है अ से ओ यस मोड में बढ़ रही है। मतलब सेम पैसे में ज्यादा सामान। भाई ये तो दिवाली से भी बड़ा फेस्टिवल है। रिजल्ट डिमांड बढ़ती है, तो इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट इन इकोनॉमिक्स। अब सोचो, कोई कहे अरे ये 70 वाली कॉफी में क्या सोना मिला है, 40 वाली भी ठीक ही लग रही है। एग्जैक्टली जब प्राइस गिरता है वो गुड दूसरों को रिप्लेस कर देता है। कंज्यूमर स्विचेस तो डिमांड बढ़ती है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यार पहला समोसा लव, दूसरा ओके, तीसरा रिग्रेट। यूटिलिटी गिरती है भाई, और यूटिलिटी के गिरने का मतलब एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए प्राइस भी गिरना चाहिए। प्राइस डिक्रीज QD इंक्रीज, और इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब कोई आकर बोले ओए होए ये सेल देखो, नए कस्टमर्स तो भागते हुए आ रहे हैं। प्राइस कम, नए बायर्स, डिमांड बढ़ी, तो इसका मतलब हुआ न्यू बायर्स एंटर, जिसकी वजह से ही डिमांड डाउनवर्ड जाती है। अब देखो, कुछ गुड्स लो प्राइस पर मल्टीपर्पज बन जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो तो लोग हीटर, AC, गीजर सब चला देते हैं। प्राइस डिक्रीज, मोर यूजेस, डिमांड इंक्रीज। इसे बोलते हैं मल्टीपल यूजेस, जिसकी वजह से ही डिमांड डाउनवर्ड जाती है।
ये वास 5 लाख का, क्या इसमें वाईफाई चलता है? नहीं, ये एक्सेप्शंस की दुनिया है। यहाँ प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। गिफिन गुड्स, मजबूरी सीन। अरे भाई, अगर रोटी महंगी हो जाए तो मैं सब्जी और दूध कम कर दूंगा और बस रोटी और खरीदूंगा, क्योंकि जीना है ना। एग्जैक्टली, गरीबी प्लस नो सब्स्टिट्यूट इक्वल्स गिफिन गुड्स। मॉरल, प्राइस इंक्रीज इक्वल्स डिमांड इंक्रीज। इमेजिन पुअर फैमिली स्ट्रगलिंग बट फोर्स टू बाय मोर स्टेपल। अब कोई कहता है मैं सिर्फ वो चीज लूंगा जो एक्सपेंसिव हो। हाई प्राइस इक्वल्स हाई स्टेटस, समझा? लग्जरी अलर्ट, ये है वेबलिन गुड्स। जितना महंगा उतना डिमांड ज्यादा, जिसका मतलब हुआ प्राइस बढ़ा डिमांड भी बढ़ेगी, बिकॉज फ्लॉन्टिंग मैटर्स मोर देन लॉजिक। अब देखते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। अरे सुना है कि तेल कल और महंगा होगा, तो आज ही स्टॉक कर लेते हैं अभी। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। जब लोग फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का अंदाजा लगाते हैं, करंट डिमांड ही स्काईरॉकेट हो जाता है। मींस फ्यूचर प्राइस बढ़ा, करंट डिमांड भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट आता है इमरजेंसी गुड्स का केस। प्राइस चाहे 200 रुपीज हो या 500, अगर फ्लड आ गया तो लोग वाटर बॉटल्स खरीदेंगे, समझा? एग्जैक्टली, इमरजेंसी ओवरराइड, लॉजिक फेल्स, सर्वाइवल विन्स। मींस प्राइस इररेलेवेंट, डिमांड हाई। अब नेक्स्ट आता है अडिक्टिव गुड्स, एडिक्शन सीन। प्राइस बढ़ गया, कोई फर्क नहीं, क्रेविंग तो सेम है। एडिक्शन ब्रेक्स ऑल रूल्स, लॉ ऑफ डिमांड को भी चैलेंज। एडिक्शन, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, डिमांड ऑलमोस्ट सेम। देख बेटा, जहां लॉजिक फेल हो जाए वहां डिमांड लॉ भी फेल हो सकता है। इकोनॉमिक्स में सॉलिड फैक्ट्स होते हैं, पर इंसान की इमोशंस, ट्रेंड्स और मजबूरी कभी-कभी कर्व को उल्टा कर देती है। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को ऐड करके बनती है मार्केट डिमांड फंक्शन। QDM इक्वल्स F ऑफ P, where QDM equals QD1 plus QD2 plus QD3 plus so on. मतलब सबकी डिमांड मिला के एक बड़ा इक्वेशन। हाँ, एग्जैक्टली। मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स: प्राइस ऑफ द गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, पॉपुलेशन साइज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब नाकिड डिमांड का मूड बहुत लोगों की वजह से बिगड़ भी सकता, सुधर भी सकता। पर भाई, कभी कभी तुमने देखा लोग प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, लोगों को देखकर परचेज करते हैं। हाँ, उसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। जब सब लोग ले रहे होते हैं तो मैं भी ले लेता हूँ। एग्जैक्टली, पब्लिक ट्रेंड, डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, आईफोन, न्यू फैशन ट्रेंड, वायरल शूज। अब कुछ लोग सोचते हैं, पर मैं तो यूनिक बनना चाहता हूँ, जो किसी के पास ना हो वही चीज चाहिए। तो तुम स्नॉब इफेक्ट वाले हो। मतलब वो क्या होता है? मतलब जितने कम लोग यूज करें, मेरी डिमांड उतनी ज्यादा। बिल्कुल, एक्सक्लूसिव इक्वल्स हाई डिमांड फॉर स्नॉब्स। एग्जाम्पल, लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, लग्जरी वॉचेस, कलेक्टिबल्स। तो आज हमने क्या सीखा? डिमांड, रिलेशनशिप, क्वांटिटी डिमांडेड, स्पेसिफिक पॉइंट, लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशन, डिमांड कर्व, डाउनवर्ड ड्यू टू 5 रीजंस, एक्सेप्शंस, गिफिन, वेबलिन, एटसेट्रा, बैंडवैगन, सब ले रहे हैं, मैं भी ले लूं, स्नॉब, सब ना लें, मैं लूंगा। मतलब एक डिमांड चैप्टर भी इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है? भाई मजा आ गया। अरे क्या हुआ, इतने सैड क्यों हो? मंथ का लास्ट वीक, जेब खाली, मूड ऑफ। यार मैं तो बस 50 रुपीज का बिस्किट ही ले सकता हूँ, पैसे ही कहाँ हैं? अरे रुक, सैलरी आ गई। ओए होए, अब तो बिस्किट की जगह चॉकलेट, चॉकलेट की जगह पेस्ट्री और पेस्ट्री की जगह पिज्जा ले सकता हूँ। बस यही होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, वो क्या होता है? सिंपल, जब तुम्हारी इनकम बढ़ जाती है, तुम ज्यादा चीजें खरीदने लगते हो या बेटर क्वालिटी चीजें खरीदते हो। वन लाइन में मीनिंग देखा जाए तो इनकम बढ़े, डिमांड बढ़े, नॉर्मल गुड्स के लिए। इनकम बढ़े, डिमांड घटे, इंफीरियर गुड्स के लिए। ओह, मतलब सैलरी आई तो मैगी की जगह डोमिनोज। हाँ, मैगी इक्वल्स इंफीरियर गुड, पिज्जा इक्वल्स नॉर्मल गुड। तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, पर इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं? अरे इसी के लिए होता है इनकम कंजम्पशन कर्व या ICC। कैसा कर्व होता है? चलो एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुम्हारी इनकम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। तुम्हारी इनकम 100 रुपीज, तो तुम 2 बर्गर प्लस 1 कोल्ड ड्रिंक लेते हो। ओके। अब इनकम 100 से इंक्रीज हुई, इनकम 200 रुपीज, तो तुम 4 बर्गर प्लस 2 कोल्ड ड्रिंक। ग्रेट। इनकम 300 रुपीज, तो तुम 6 बर्गर प्लस 3 कोल्ड ड्रिंक। ये तो पैटर्न बन गया। एग्जैक्टली, जब डिफरेंट इनकम लेवल्स पर तुम डिफरेंट बंडल्स चूज करते हो और उन बंडल्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हो, तो जो स्मूथ लाइन क्रिएट होती है, दैट इज द इनकम कंजम्पशन कर्व या ICC।
सो आईसीसी इक्वल्स इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर की चॉइस का पाथ। बिल्कुल सही। इनकम इफेक्ट इक्वल्स टू कंजम्पशन चेंज, आईसीसी इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट का ग्राफिकल वर्जन। बस यार, मेरे पापा ने इनकम डबल कर दी है। अब तो मैं बिरयानी, पिज्जा, बर्गर सब खाऊंगा। अरे रुक चैंपियन, तुमने एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का रूल तोड़ दिया है। कौन सा रूल? इनकम बढ़ने का मतलब सिर्फ ज्यादा खाना नहीं होता। कैसा खाना, कितना खाना, ये सब इनकम के साथ चेंज होता है, और इसी को हम कहते हैं एंजल कर्व। एंजल कर्व बताता है कि इनकम बढ़ने या घटने पर किसी गुड की क्वांटिटी कैसे चेंज होती है। मतलब इनकम ऊपर नीचे हुई तो डिमांड ऊपर नीचे। हाँ, और ये चेंज हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं होता। क्या मतलब? सम गुड्स इक्वल्स इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़े, सम गुड्स इनकम घटे तो डिमांड घटे। भाई मैंने सुना एंजल कर्व के 3 टाइप्स होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है। पहला है नॉर्मल गुड्स, पॉजिटिव रिलेशन। इनकम बढ़ी, मैं घर की दाल रोटी से बेटर खाना खाने लगता हूँ। हाँ, इसमें तो नॉर्मल गुड्स का एंजल कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इनकम इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज। अब आता है सेकंड टाइप, लग्जरी गुड्स, स्टीप अपवर्ड कर्व। जैसे जैसे इनकम बढ़े, मैं स्ट्रीट फूड से रेस्टोरेंट, फिर रेस्टोरेंट से 5 स्टार होटल शिफ्ट करता हूँ। हाँ, जिसमें लग्जरी आइटम्स की क्वांटिटी स्लो से फास्ट इंक्रीज करती है, स्टीप एंजल कर्व। अब आता है थर्ड केस, इंफीरियर गुड्स, डाउनवर्ड कर्व। इनकम बढ़ने पर मैं ज्यादातर आलू, चावल, सस्ती रोटी कम कर देता हूँ। एग्जैक्टली, जहाँ इंफीरियर गुड्स का एंजल कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इनकम इंक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज। चलो एक एग्जाम्पल बताओ, जैसे मिल्क। मिल्क इक्वल्स टू नॉर्मल गुड। इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़े। फुल क्रीम मिल्क लग्जरी गुड हो सकता है, सस्ती डबल रोटी इंफीरियर गुड हो सकता है। बिल्कुल, लाइफ भी एंजल कर्व की तरह ही होती है। इनकम बढ़ो, चॉइसेस बदलो। अच्छा ये बताओ, तो ये कर्व बनता कैसे है? सबसे पहले इनकम लेवल्स चूज करो, 500, 1000, 1500। उसके बाद हर इनकम पर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी लेता है नोट करो। इनकम को वाई एक्सिस पे लिखो, क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करो, देन पॉइंट्स जॉइन, बैम, एंगल कर्व। ओहो, सिंपल। तो एंगल कर्व बताता है इनकम बढ़ने पर क्वांटिटी कैसे चेंज होती है। नॉर्मल गुड्स अपवर्ड, इंफीरियर गुड्स डाउनवर्ड, लग्जरी गुड्स स्टीप अपवर्ड। और इनकम बढ़ो, चॉइस बदलो, एंगल कर्व फॉलो करो। चलो इसके बाद नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। भाई कॉफी का प्राइस फिर बढ़ गया, अब तो मैं टी पे शिफ्ट हो जाऊंगा। ओहो, तुम बिल्कुल इकोनॉमिक्स जैसे रिएक्ट कर रहे हो। क्या मतलब? मतलब प्राइस बदले, चॉइस बदले। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जब किसी गुड का प्राइस बढ़ जाता है, कंज्यूमर उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट चूज करता है। मतलब प्राइस चेंज के वजह से कंज्यूमर चीप गुड को चूज करे। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब कॉफी महंगी, टी की डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल, प्राइस अप, सब्स्टिट्यूट की डिमांड अप। प्राइस डाउन, सब्स्टिट्यूट की डिमांड डाउन। ये इफेक्ट हमेशा होता है क्या? हाँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है। मतलब प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी घटती ही है। पी अप, क्यू डाउन ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन। पी डाउन, क्यू अप। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड इसी की वजह से है? हाँ, लॉ ऑफ डिमांड का एक मेजर रीजन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, मुझे ना एक कंफ्यूजन है, नॉर्मल या इंफीरियर गुड्स दोनों में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम होता? हाँ, चाहे नॉर्मल हो या इंफीरियर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज सेम डायरेक्शन में होता है। प्राइस बढ़े, सब्स्टिट्यूट चूज। प्राइस गिरे, ओरिजिनल गुड चूज। तो डिफरेंस इनकम इफेक्ट का होता है। एग्जैक्टली। यार मैंने सुना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 2 लोगों ने दिया था, इसका मतलब? हाँ, सबसे पहले आता है हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हिक्स बोलता है कंज्यूमर की सैटिस्फैक्शन सेम रखनी है। मतलब यूटिलिटी कांस्टेंट। हाँ, इसको कहते हैं कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन। मतलब प्राइस बदला तो कंज्यूमर को पैसे एडजस्ट करके सेम यूटिलिटी पर रखो, फिर देखो कितनी क्वांटिटी चेंज होती है। इक्वल्स हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर आता है स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। स्लट्सकी बोलता है यूटिलिटी सेम रहना जरूरी नहीं, परचेजिंग पावर सेम रख दो। मतलब इनकम बस इतनी एडजस्ट करो कि कंज्यूमर ओल्ड बंडल खरीद सके। एग्जैक्टली, ये होता है कॉस्ट डिफरेंस मेथड। अच्छा, बट अभी भी एक कंफ्यूजन है, इसमें डिफरेंस क्या हुआ? हिक्स कहता है यूटिलिटी सेम है, स्लट्सकी कहता है परचेजिंग पावर सेम है। जब प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर की क्वांटिटी इसलिए चेंज होती है। 1. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, रिलेटिव प्राइस चेंज। 2. इनकम इफेक्ट, रियल इनकम चेंज।
ये दोनों मिलकर क्रिएट करते हैं प्राइस इफेक्ट। इमेजिन करो, ओरिजिनल बजट लाइन BL1, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, न्यू बजट लाइन BL2। कंज्यूमर BL2 के हाईएस्ट पॉइंट में चला जाएगा क्या? हाँ, बट उसे आइसोलेट करने के लिए पहले यूटिलिटी को कांस्टेंट रखकर कॉम्पेंसेटेड बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। मूवमेंट फ्रॉम A टू B, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फिर इनकम इफेक्ट, मूवमेंट फ्रॉम B टू C, तो टोटल प्राइस इफेक्ट A to C होगा। एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल्स A टू B। अरे भाई, आज सुबह उठते ही देखा पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया और मेरी पॉकेट लाइन डाउन हो गई। बस यही होता है प्राइस इफेक्ट। ये क्या होता है? जब प्राइस चेंज होता है, कंज्यूमर की क्वांटिटी चेंज होती है। टोटल जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इक्वल्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट का टोटल इम्पैक्ट। प्राइस चेंज की वजह से डिमांड में जो टोटल चेंज होता है उसको प्राइस इफेक्ट कहते हैं। प्राइस कम हुआ, तुम सेम पैसे में ज्यादा चीजें ले सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल, चलो चाय और कॉफी का केस लेते हैं। प्राइस ऑफ टी फॉल्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। टी चीप तो कॉफी की जगह टी चूज करो, क्वांटिटी ऑफ टी इंक्रीजेस। इनकम इफेक्ट, टी चीप तो रियल इनकम बढ़ गया, तुम ज्यादा टी लोगे नॉर्मल गुड्स में। दोनों इफेक्ट्स टी की डिमांड बढ़ाता है क्या? हाँ, प्राइस फॉल ओवरऑल तो प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव। अच्छा बताओ, प्राइस इफेक्ट नॉर्मल गुड्स में कैसा होता है? नॉर्मल गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट ऑल्सो पॉजिटिव, तो प्राइस इफेक्ट इक्वल्स पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल्स पॉजिटिव। प्राइस डाउन, क्वांटिटी अप, प्राइस अप, क्वांटिटी डाउन। मतलब नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड हमेशा चलेगा। बिल्कुल। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? यहाँ थोड़ा ट्विस्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, ऑलवेज सेम। इनकम इफेक्ट नेगेटिव, क्योंकि इनकम बढ़े तो इंफीरियर गुड्स कम लेते हो, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज्यादा होता है। प्राइस इफेक्ट स्टिल पॉजिटिव। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज सेम होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि इनकम बढ़े तो इंफीरियर गुड्स कम लेते हो, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज्यादा होता है। प्राइस इफेक्ट स्टिल पॉजिटिव। तो इंफीरियर गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड काम करता है? हाँ, एक्सेप्ट एक स्पेशल केस। गिवन गुड्स में इनकम इफेक्ट इतना नेगेटिव होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बीट कर देता है। इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन नेगेटिव डायरेक्शन। प्राइस इफेक्ट बिकम्स नेगेटिव, ऑपोजिट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी बढ़े। एग्जैक्टली, गिवन गुड्स। अच्छा बताओ, ग्राफ में कैसे दिखाते हैं? चलो स्टेप्स देखो। पॉइंट ए, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। प्राइस फॉल्स तो न्यू बजट लाइन BL2। कॉम्पनसेटेड बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, हिग्स या स्लट्सकी। मूवमेंट फ्रॉम A टू B, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर इनकम इफेक्ट, मूवमेंट फ्रॉम B टू C। तो A इक्वल्स स्टार्टिंग पॉइंट, C इक्वल्स फाइनल पॉइंट, और बीच का B इक्वल्स सब्स्टिट्यूशन पॉइंट। बिल्कुल करेक्ट। प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टोटल चेंज इन डिमांड व्हेन प्राइस चेंजेस। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव बट वीक, गिवन गुड्स प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। इकोनॉमिक्स में प्राइस सिर्फ नंबर नहीं, कंज्यूमर के बिहेवियर का पूरा ड्रामा होता है। आज हम एक मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। लोग क्या चाहते हैं, कौन सा गुड उनका फेवरेट है, ये कैसे पता चले? बस आज से तुम इकोनॉमिक्स डिटेक्टिव बन गए हो और हम यूज करेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। क्या मतलब, कंज्यूमर्स अपनी चॉइस रिवील करते हैं? हाँ, जो कंज्यूमर खरीदता है वही उनकी रियल प्रेफरेंस होती है। ये थ्योरी कहती है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये क्या होता है? सैमुअलसन ने ये थ्योरी दी। इसका सिंपल लॉजिक है, कंज्यूमर के चॉइसेस को देखकर ही पता चलता है कि वो क्या प्रेफर करता है। मतलब अगर बजट सेम हो और कंज्यूमर A चूज करता है B की जगह, तो A इज प्रेफर्ड ओवर B, क्या? बिल्कुल, कंज्यूमर ने अपनी चॉइस रिवील कर दी। क्या कंज्यूमर पागल हो सकता है, कभी A चूज करे कभी B? नहीं भाई, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में कंज्यूमर रैशनल होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, मोर इज प्रेफर्ड टू लेस, प्रेफरेंसेस डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। अच्छा, मतलब मूड स्विंग्स अलाउड नहीं। हाँ, रैशनल कंज्यूमर में मूड स्विंग का ऑप्शन नहीं होता। अगर कंज्यूमर के पास बजट में A भी अवेलेबल हो और B भी, और वो A को चूज करे, तो A इज डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड ओवर B। सिंपल, बजट अलाउ करता हो और कंज्यूमर फिर भी B ना ले, मतलब B पसंद नहीं। अच्छा बताओ, इनडायरेक्ट प्रेफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, A प्रेफर्ड ओवर B, B प्रेफर्ड ओवर C। देन A इज इनडायरेक्टली प्रेफर्ड ओवर C।
चेन से पता चल गया प्रेफरेंस का फ्लो। अब मैंने सुना है 2 तरह के एक्सियम्स होते हैं, वो क्या होता है? सो पहला एक्सियम होता है SARP, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस का रूल सिंपल है। अगर A प्रिफर्ड है B से, तो कभी B वापस प्रिफर्ड नहीं हो सकता A से। मतलब कोई उल्टा सीधा चॉइस अलाउड नहीं। हाँ, वरना कंज्यूमर रैशनल नहीं माना जाएगा। अब दूसरा होता है WARP, वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। इसका कहना है अगर A को B पर चूज किया जबकि दोनों अफोर्डेबल थे, तो फिर कभी B को A पर चूज नहीं करना चाहिए जब दोनों फिर से अफोर्डेबल हों। सिंपल रूल, कंसिस्टेंसी इक्वल्स रैशनैलिटी। सेल, चलो जल्दी चलो, मुझे सब खरीदना है। अरे रुक, तुम तो प्राइस चेंज देखकर तुरंत रिएक्ट करते हो। ऑफ कोर्स यार, प्राइस गिरता है तो दिल गार्डन गार्डन, प्राइस बढ़ता है तो मूड ऑफ। वही रिएक्शन तो इलास्टिसिटी होता है। इकोनॉमिक्स में भी कंज्यूमर्स एग्जैक्टली तुम्हारी तरह इमोशनल होते हैं। इमेजिन एक इमोशनल लव स्टोरी। प्राइस है हीरो, कंज्यूमर डिमांड है हीरोइन। हीरो का मूड जैसे प्राइस चेंज होता है, वैसे ही हीरोइन का रिएक्शन डिमांड बदल जाता है। मतलब इकोनॉमिक्स भी पूरा बॉलीवुड ड्रामा है। एग्जैक्टली, हीरो थोड़ा प्राइस बढ़ाता है तो हीरोइन रूठ जाती है, डिमांड गिरती है। हीरो प्राइस कम करता है तो हीरोइन खुश हो जाती है, डिमांड बढ़ती है। अच्छा, अब बताओ इलास्टिसिटी क्या होता है? देखो, इलास्टिसिटी यही होता है, प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितना स्ट्रेच होती है। मैं तो बहुत स्ट्रेच होता हूँ, मतलब मैं बहुत हाईली इलास्टिक इंसान हूँ। यार मैंने सुना है इसके 3 टाइप्स भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। फर्स्ट आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस जरा सा बदला और डिमांड हिल गई। एग्जैक्टली, प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितनी रिएक्ट करती है। फॉर्मूला परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट इलास्टिसिटी है, हीरो ऑफ द स्टोरी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे ही मेरी सैलरी बढ़ जाती है, मैं तो तुरंत बेटर चीजें बाय करता हूँ। हाँ, इनकम बदले तो डिमांड कैसे बदलेगी, इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। नॉर्मल गुड्स डिमांड अप, इंफीरियर गुड्स डिमांड डाउन। सैलरी आई तो आटा दाल से ज्यादा पिज्जा। अब आता है थर्ड टाइप, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर चाय महंगी हो जाए तो मैं कॉफी पे शिफ्ट हो जाता हूँ। वही तो, एक गुड का प्राइस बदला तो दूसरे गुड की डिमांड बदल गई। सब्स्टिट्यूट्स तो पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्स तो नेगेटिव। मतलब गुड्स भी नेबर्स की तरह होती हैं, एक की हरकत से 1200 रुपए? क्या? 1200 रुपए? मैं तो 2000 देने को रेडी था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे पास 800 रुपए का खुशी का प्रॉफिट आ गया। इसी खुशी को, इसी एक्स्ट्रा बेनिफिट को जो कंज्यूमर को मिलता है, उसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो मतलब मैं देने को 2000 रुपए रेडी था, पर मुझे पे सिर्फ 1200 रुपए करने पड़े, इसलिए 800 का पैसा बचा। यस, और इकोनॉमिक्स में यही सरप्लस तुम्हारा बेनिफिट होता है। तो इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस पेड। तो जितना मैं पे करने को रेडी हूँ और जितना रियल में पे करता हूँ, उनका डिफरेंस। एग्जैक्टली। डिमांड कर्व को एक माउंटेन समझ लो। इसके ऊपर वाले पॉइंट्स बताते हैं कंज्यूमर मैक्सिमम कितना देने को रेडी है, पर नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक्चुअल प्राइस। डिमांड कर्व और प्राइस लाइन के बीच का ट्रायंगल, वो ही कंज्यूमर सरप्लस का ट्रेजर है। तो ग्राफ में हम एक्चुअली खुशी का एरिया ढूंढ रहे होते हैं। अरे ये दोनों बॉक्स में क्या है? गोल्डन बॉक्स गारंटीड 1000 रुपए, ब्लैक बॉक्स में भी 5000 या फिर 0 रुपीज भी हो सकता है। ओ, मतलब सर्टेनिटी वर्सेस अनसर्टेनिटी। एग्जैक्टली, दिस इज रिस्क, चॉइस एंड अनसर्टेनिटी इन रियल लाइफ। देखो, इकोनॉमिक्स में 2 सिचुएशंस होती हैं। रिस्क, प्रोबेबिलिटी नोन होती है, तुम गेस नहीं कर रहे, तुम कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे ब्लैक बॉक्स में 50% चांस है 5000 रुपए का, 50% चांस है 0 रुपीज का। ओह, तो इसका मतलब यानी मुझे पता है कितने % चांस है। दिस इज रिस्क। अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी अननोन, नो आइडिया व्हाट मे हैपन। यानी जैसे अगर ब्लैक बॉक्स में क्या है मुझे पता ही नहीं और प्रोबेबिलिटी भी कोई नहीं बताता। दिस इज प्योर अनसर्टेनिटी, रियल लाइफ का अनप्रेडिक्टेबल जोन। यार मैंने सुना है इकोनॉमिक्स में 3 तरह से रिस्क लोगों होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। पहला है रिस्क एवर्स, डर्रू टाइप। मुझे गारंटीड 1000 रुपए ही दे दो, मैं रिस्क नहीं लूंगा। हाँ, ये लोग सर्टेनिटी को प्रेफर करते हैं। अब दूसरे होते हैं रिस्क लवर, हीरो टाइप। मुझे ब्लैक बॉक्स चाहिए, हाई रिस्क हाई थ्रिल। मतलब ये लोग एक्साइटमेंट के लिए रिस्की ऑप्शन चूज करते हैं। अब तीसरे आते हैं रिस्क न्यूट्रल, कैलकुलेटर टाइप।
अच्छा, जो कहते हैं मैं दोनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, जिसका ज्यादा होगा उसको चूज करूंगा। हाँ, these people don't care about emotions, they care about maths. रिस्की चॉइस में डिसीजन का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ईवी। ईवी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू आउटकम सम्ड फॉर ऑल आउटकम्स। मतलब मैथमेटिकली ब्लैक बॉक्स बेटर है। तो ब्लैक बॉक्स का ईवी निकालते हैं। एग्जाम्पल, 50% चांस 5,000 रुपीज, 50% चांस 0 रुपीज। ईवी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 5,000 प्लस 0.5 इंटू 0 इज इक्वल टू 2,500। हाँ, पर इमोशनल लोग रिस्क से डरते हैं, इसीलिए रिस्क एवर्स लोग गोल्डन बॉक्स चूज करते हैं। आज हम तुम्हें एक गेम ऑफर करते हैं। कैसा गेम? मनी इन्वॉल्व्ड? कॉइन टॉस होता रहेगा जब तक टेल नहीं आता। जिस राउंड में टेल आएगा तुम्हें 2 रेज़ टू द पावर n रुपीज मिलेंगे। वॉट? अगर 10th टॉस में टेल आया तो 1024 रुपीज, अगर 20th में तो लैक्स। हाँ, और तुम्हें सिर्फ एंट्री फी देनी है। कितनी? कितनी भी, क्योंकि मैथमेटिकली गेम की एक्सपेक्टेड वैल्यू इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट? पर कोई भी इनसेन इस गेम के लिए अनलिमिटेड पैसा क्यों देगा? एग्जैक्टली, दिस इज द सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स। मैथ के हिसाब से गेम प्राइसलेस है, पर इंसान का दिमाग इन्फिनिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो लोग इतना पैसा क्यों नहीं देते? क्योंकि ह्यूमंस यूटिलिटी पे रिएक्ट करते हैं, रुपीस पे नहीं। बर्नोली ने बोला, RS1000 का वैल्यू गरीब के लिए बहुत ज्यादा होता है, पर अमीर के लिए ऑलमोस्ट नथिंग। मतलब मनी का थ्रिल हर एक्स्ट्रा रुपी के साथ कम होता है। यस, इसे कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, DMU। तो सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स सॉल्व हो गया। इनफाइनाइट रुपीस इज इक्वल टू इनफाइनाइट यूटिलिटी नहीं। एग्जैक्टली, यूटिलिटी ग्रोज स्लो, मनी ग्रोज फास्ट। ह्यूमन चूजेस बेस्ड ऑन यूटिलिटी, नॉट अमाउंट। यार, न्यूमन मॉर्गनस्टर्न लॉ भी था, कुछ सुना था मैंने। हाँ, बिल्कुल सही सुना। न्यूमन मॉर्गनस्टर्न ने बोला, इंसान रिस्की चॉइस को इवैल्यूएट करता है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी से। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज इक्वल टू सम प्रोबेबिलिटी इनटू यूटिलिटी ऑफ द आउटकम। तो ह्यूमंस गैम्बलिंग का फाइनल डिसीजन मनी से नहीं, यूटिलिटी से लेते हैं क्या? बिल्कुल। और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कर्व से पता चलता है कि बंदा रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल या फिर रिस्क लवर कौन है। अगर कोई तुम्हें आकर कहे मुझे तो फिक्स्ड 1,000 रुपए ही दे दो, इसका मतलब तो ये होगा कि इनको पैसा से ज्यादा पीस चाहिए। और अगर कोई रिस्क ही तो लाइफ है, इसका मतलब इनको थ्रिल से यूटिलिटी मिलती है। अगर कोई बोले मैं सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू देखता हूँ, तो वो रिस्क न्यूट्रल है। अच्छा सुनो, अभी तक हम डिमांड के वर्ल्ड में घूम रहे थे, लेकिन आज हम एंट्री मार रहे हैं प्रोड्यूसर के दिमाग के अंदर। यानी फैक्ट्री का गेट खुल रहा है और हम देखने वाले हैं कि आउटपुट कैसे बॉर्न होती है। मतलब आज हम समझेंगे कि गुड्स बनते कैसे हैं, लाइक रॉ मटेरियल अंदर और प्रोडक्ट बाहर। बिल्कुल। कंज्यूमर तो सिर्फ खरीदता है, पर प्रोड्यूसर बनाता कैसे है, कितना बनाता है, किस कॉम्बिनेशन में बनाता है, ये सब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में आता है। तो मतलब प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ चीज बनाना नहीं, वैल्यू ऐड करना है। तो अगर मैं वीट से फ्लावर बना दूं, ये भी प्रोडक्शन? यस, फिजिकल फॉर्म बदले या यूटिलिटी बदले, दोनों प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर के पास 4 हीरो इनपुट्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक फैक्ट्री एक अवेंजर्स टीम जैसी होती है। एग्जैक्टली। और जब ये 4 सही कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं, आउटपुट बॉर्न। यार, मैंने सुना है एक शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जैसा भी कुछ होता है। हाँ, बिल्कुल सही। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग, उसे जल्दी नहीं बदल सकते। लॉन्ग रन में सब वेरिएबल, चाहे फैक्ट्री बढ़ा लो, मशीन बदल लो, लेबर बढ़ा लो, टोटल फ्रीडम। अगर एक एक वर्कर ऐड करूं तो आउटपुट कैसे चेंज होता है? वही टीपी, एपी, एमपी का गेम है। आज 10 वर्कर थे तो 100 यूनिट्स बना, ये टीपी है। एपी, प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, 100/10 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स पर वर्कर। एमपी, एक्स्ट्रा आउटपुट जब एक वर्कर और ऐड कर दो, 11th वर्कर आया और आउटपुट 112 हुआ, एमपी इज इक्वल टू 12। अच्छा, एक क्वेश्चन था, अगर मैं ज्यादा लेबर डालूं तो आउटपुट हमेशा बढ़ता है? नहीं, आखिर एक पॉइंट के बाद क्राउडिंग होती है। स्टेज 1, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, वर्कर्स ऐड करो तो एफिशिएंसी बढ़ती है। स्टेज 2, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, प्लेस कम, कोऑर्डिनेशन कम, आउटपुट स्लो। स्टेज 3, नेगेटिव रिटर्न्स, कभी देखा है बहुत सारे लोग एक चूल्हे पर रोटी बनाने की कोशिश करते हैं, खिचड़ी हो जाती है।
यार जैसे हमने MU कर्व बनाई थी, वैसे क्या प्रोडक्शन में भी कोई कर्व होती है क्या? जी हाँ। अच्छा बताओ, कितनी लेबर हटाकर कितना कैपिटल ऐड करना पड़ेगा सो दैट आउटपुट सेम रहे? लाइक एक लेबर हटाओ, एक मशीन ऐड करो। एग्जैक्टली और MRTS हमेशा घटता है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, मैंने सुना था लॉन्ग रन में सब वेरिएबल हैं, तो अगर इनपुट्स को डबल करो तो आउटपुट का रिएक्शन 3 तरह का होता है। Exactly. Increasing returns to scale. Double input is equal to more than double output. Economies of scale. कांस्टेंट रिटर्न्स, डबल इनपुट, डबल आउटपुट। Diminishing returns. Double input, less than double output. Management overloaded. अगर मैं फैक्ट्री ग्रो करता हूं तो कॉस्ट कम होती है क्या? हाँ, उसे कहते हैं economies of scale. एग्जाम्पल, बल्क बाइंग, बेटर मशीन्स, स्पेशलाइजेशन। और अगर फैक्ट्री बहुत बड़ी हो जाए तो डिसइकोनॉमीज, मिसमैनेजमेंट, कम्युनिकेशन डिले, पॉलिटिक्स। प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब करता है जब MRTS is equal to ratio of factor prices and isoquant tangency with isocost. यानी जिस जगह कॉस्ट और टेक्नोलॉजी दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, वही बेस्ट पॉइंट है। प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनपुट से आउटपुट बनाना। TP AP MP लेबर प्रोडक्टिविटी, वेरिएबल प्रोपोर्शंस 3 स्टेजेस, आइसोक्वांट सेम आउटपुट, MRTS सब्स्टिट्यूशन रेट, रिटर्न्स टू स्केल, लॉन्ग रन मैजिक। इकोनॉमीज, बड़ा होने का फायदा, डिसइकोनॉमीज, बड़ा होने का हेडेक। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कॉम्बो। अभी तक हम नॉर्मल आइसोक्वांट, MRTS और रिटर्न्स टू स्केल पढ़ रहे थे। आज हम एंट्री कर रहे हैं प्रीमियम लेवल प्रोडक्शन फंक्शंस में, जहां मैथ प्लस इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू। मतलब आज वो फंक्शंस जो नोबल लेवल फील देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अरे वो क्या होता है? ये प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक्स का शाहरुख खान है, क्लासिक एवरग्रीन, सबके सिलेबस का हीरो। Q is equal to AL raised to the power alpha, K raised to the power beta. सो आउटपुट इज इक्वल टू लेबर एंड कैपिटल की पावर। हाँ, और पावर अल्फा और बीटा बताती हैं उनका कंट्रीब्यूशन। मतलब आउटपुट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स L एंड K। इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू लेबर इज इक्वल टू अल्फा। अगर अल्फा इज इक्वल टू 0.7, मतलब लेबर का कंट्रीब्यूशन 70%। बिल्कुल, इजी इंटरप्रिटेशन। रिटर्न्स टू स्केल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट रिटर्न्स। ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग, लेस देन 1 डिक्रीजिंग। MRTS फॉल्स स्मूथली। कॉब डगलस हमेशा कॉन्वेक्स आइसोक्वांट्स देता है। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, सिग्मा क्या होता है? ये इलास्टिसिटी वैसी ही है जैसे डिमांड इलास्टिसिटी, बस ये बताता है कि प्रोड्यूसर कितनी आसानी से लेबर को कैपिटल से रिप्लेस करेगा। डेफिनेशन, सिग्मा इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन K बाय L अपॉन परसेंटेज चेंज इन MRTS। अगर सिग्मा हाई तो लेबर और कैपिटल इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। जैसे रोबोट्स आजकल वर्कर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। इलास्टिसिटी फॉर कॉब डगलस इज इक्वल टू 1। हमेशा 1, मतलब more than double output, constant returns, CRS, double input, double output, perfect proportional system, decreasing returns, DRS, double input, less than double output, management overloaded. कॉब डगलस में ये पता डायरेक्ट एक्सपोनेंट से चल जाता, सुपर इजी। अब एंट्री होती है इकोनॉमिक्स के प्रीमियम विलन हीरो की, CES प्रोडक्शन फंक्शन, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जनरल फॉर्म, Q is equal to A into delta K raised to power minus rho plus 1 minus delta L raised to power minus rho raised to power minus 1 upon rho। ये थोड़ा हैवी लग रहा है, पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। बिल्कुल, CES का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहेगी, नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। Elasticity of substitution, sigma is equal to constant. Sigma is equal to 1 upon 1 plus rho. कॉब डगलस एक स्पेशल केस है CES का। अगर रो अप्रोचेस टू 0, CES बिकम्स कॉब डगलस। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी CES के एक्सट्रीम केसेस हैं। रो अप्रोचेस टू -1, लियोनटिफ, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। रो अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। मतलब CES एक फैमिली है जिसमें कॉब डगलस सिर्फ एक बेटा है। एग्जैक्टली। कॉब डगलस, MRTS स्मूथ प्लस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। CES, MRTS adjustable plus elasticity not equal to 1. एंड रिटर्न्स टू स्केल, कॉब डगलस अल्फा प्लस बीटा डिसाइड करता है। CES में स्केल पैरामीटर्स अलग होते हैं।
यार फिर तो जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, सिंपल। क्या तुम्हें ये सिंपल लगती है? अरे कॉस्ट थियरी उतनी सिंपल होती तो बिजनेसेस बंद ही हो जाते। यहाँ हिडन ट्विस्ट्स होते हैं। जैसे? तुमने सुना है मनी कॉस्ट और रियल कॉस्ट कुछ होता है? हाँ बिल्कुल। मनी कॉस्ट इज इक्वल टू जो तुम एक्चुअल पैसे देते हो। और रियल कॉस्ट इज इक्वल टू थकान, टाइम, स्किल्स, मतलब सेक्रीफाइस। एग्जैक्टली। यार एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी था कुछ। हाँ बिल्कुल। एक्सप्लिसिट इज इक्वल टू बता हुआ खर्चा, बिल मिलता है। और इम्प्लिसिट तो वो होता है जो तुम किसी और को नहीं देते बट अपनी अपॉर्चुनिटी से लूज करते हो। एग्जाम्पल, ओन बिल्डिंग में शॉप, नो रेंट पेड इज इक्वल टू इम्प्लिसिट कॉस्ट। यार एक इकोनॉमिक और अकाउंटिंग प्रॉफिट भी था कुछ। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। इसी से रियल प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। अब बताओ शॉर्ट में क्या होता है? बहुत बार सुना शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जैसा कुछ। शॉर्ट रन में कुछ खर्चे फिक्स्ड होते हैं, जैसे रेंट, सैलरी, मशीन का ईएमआई, चाहे 0 बनाए या 100 बनाए, ये लगता ही लगता है। हाँ, और वेरिएबल कॉस्ट वो जो आउटपुट के साथ चेंज हो, जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, डेली वेजेस। यार अब शॉर्ट रन के कुछ कॉस्ट टाइप्स बताओ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो कांस्टेंट रहता है चाहे कोई भी आउटपुट हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये हमेशा आउटपुट के साथ बढ़ता है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अच्छा सुनो, अगर कोई कहे बॉस एक शर्ट बनाने का असली खर्चा क्या है? एवरेज कॉस्ट मेरे दोस्त, पर यूनिट कॉस्ट हर आइटम का सच। रेंट, सैलरी, ईएमआई, चाहे एक शर्ट बने या 100, ये कॉस्ट सेम रहती है। इसको हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे पिज्जा का रेंट, जितनी ज्यादा स्लाइसेस उतना कम रेंट पर स्लाइस। एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू हमेशा गिरता है। अच्छा अब सोचो, रॉ मटेरियल, बिजली, डेली वेजेस, आउटपुट बढ़ा तो ये भी बढ़ता है। शुरू में वर्कर्स फ्रेश तो काम फास्ट तो कॉस्ट कम, पर भीड़ बढ़ने पर कंफ्यूजन तो कॉस्ट बढ़ने लगता है। एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू, यू शेप्ड होता है। एटीसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी, यानी फिक्स्ड का बोझ प्लस वेरिएबल का एफर्ट। तो जब एएफसी गिरता और एवीसी पहले गिरता फिर बढ़ता, एटीसी भी यू शेप बना लेता है। चलो अब एंट्री ऑफ द विलन हीरो। अरे वो कौन है? मार्जिनल कॉस्ट। वो क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एक और यूनिट बनाने का एक्स्ट्रा खर्चा। मतलब लास्ट शर्ट सबसे ज्यादा सस्पेंस वाली। MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। मार्जिनल कॉस्ट कभी हीरो बन के कॉस्ट कम करता है, कभी विलन बन के कॉस्ट बढ़ा देता है। MC ऑलवेज कट्स AVC एंड ATC एट देयर मिनिमम पॉइंट। जैसे स्वॉर्ड फाइट, एमसी बीच से कट करके एंट्री मारता है। यार एक कंफ्यूजन है, पर हर कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। वो क्या होता है अब? 3 एक्ट्स ऑफ द लॉ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जहां पे स्पेशलाइजेशन, टीम वर्क, MC गिरता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। अच्छा नेक्स्ट होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जहां सेम मशीन, ज्यादा वर्कर्स, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, एमसी बढ़ने लगता है। और नेक्स्ट है नेगेटिव रिटर्न्स। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, MC स्काई रॉकेट्स। यार तुमने शॉर्ट रन का सब बता दिया, लॉन्ग का भी तो बताओ। लॉन्ग रन में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, सब कुछ एडजस्टेबल है। रेंट भी, मशीन भी, फैक्ट्री साइज भी। यस, लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। अच्छा, LRTC, यहाँ पे ऑल कॉस्ट्स वेरिएबल, टोटल स्पेंडिंग। LRC इज इक्वल टू लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट हर आउटपुट लेवल पर। मतलब स्मार्ट प्रोड्यूसर का ड्रीम कर्व। LRC ऊपर से SRC कर्व्स को टच करता है, जिसे हम एनवेलप कर्व कहते हैं। लॉन्ग रन में कॉस्ट कर्व यू नहीं, सॉसर जैसा होता है। अरे वो क्यों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। जहाँ पे कॉस्ट कम होती है, बिग मशीन्स होती हैं, लोग बल्क परचेज करते हैं और स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स होते हैं। कांस्टेंट रिटर्न्स, और यहाँ पे कॉस्ट स्टेबल रहती है। अच्छा, एक डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होता था, यहाँ कॉस्ट इंक्रीज हो जाती थी। कम्युनिकेशन गैप था और मिसमैनेजमेंट एंड ऑफिस पॉलिटिक्स थी, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा अब सोचो, एक लंबी हाईवे है और एक कार चल रही है। ये कार है एवरेज कॉस्ट, AC। और जो स्टीयरिंग पकड़ के स्पीड कंट्रोल कर रहा है वो हूं मैं, मार्जिनल कॉस्ट, MC। ड्राइवर गाड़ी से स्लो स्पीड पर है, मतलब हर नया यूनिट एवरेज से सस्ता पड़ रहा है, जिसका MC लेस देन AC गिरता है। अच्छा अब सोचो फैक्ट्री एग्जाम्पल, जहां फैक्ट्री में 1 से 5 वर्कर्स आए और स्पेशलाइजेशन हुई। हर नई शर्ट कम खर्चे में बनी, इसीलिए एवरेज कॉस्ट नीचे आ रही है बॉस।
अब ड्राइवर और कार की स्पीड सेम हो गई, मतलब अब MC इज इक्वल टू AC, AC मिनिमम होता है। यही वो मोमेंट है जहां फैक्ट्री सबसे एफिशिएंट होती है। मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। अब नया ट्विस्ट आता है। ड्राइवर अब कार से तेज चल रहा है, हर नया यूनिट एवरेज से महंगा पड़ रहा है। MC ग्रेटर देन AC, AC बढ़ने लगता है। हाँ, फैक्ट्री एग्जाम्पल, जहां ज़्यादा वर्कर्स, सेम मशीन्स, कन्फ्यूजन, क्राउडिंग, हर नया प्रोडक्ट महंगा। इसीलिए MC को कॉस्ट कर्व्स का ड्राइवर कहते हैं। ड्राइवर गलत हुआ तो कार भी रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी। यार, ये ओल्ड स्कूल फैक्ट्री और मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी में क्या फ़र्क होता है? ओल्ड स्कूल फैक्ट्री। अच्छा, जहां पहले कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता था। हाँ, क्योंकि मशीनरी लिमिटेड, स्किल्स फिक्स्ड, लर्निंग स्लो, यू शेप्ड ATC कर्व अपीयर्स। और मॉडर्न थ्योरी वो क्या है फिर? न्यू एज फैक्ट्री, लाइट्स चेंज, रोबोट्स, AI, स्क्रीन्स एवरीवेयर। पर आज की फैक्ट्रीज में लोग काम करते करते सीख जाते हैं। एग्जैक्टली, इसको कहते हैं लर्निंग इफेक्ट। लर्निंग इफेक्ट वो कौन सी बला का नाम है? अच्छा सोचो, पहला आईफोन बनाना महंगा था, पर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, वर्कर्स एक्सपर्ट हो गए, टाइम कम, वेस्ट कम। और जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो कॉस्ट स्टेबल हो जाता है। शुरू में कॉस्ट गिरती है, लर्निंग प्लस स्किल, और फिर लगभग कांस्टेंट रहती है। मतलब कॉस्ट बढ़ने का डर कम हो गया। हाँ, इसीलिए तो मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी ने सजेस्ट किया दैट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड लर्निंग इफेक्ट्स, द एवरेज कॉस्ट कर्व टेंड्स टू बी L-shaped रादर देन U-shaped। बॉस, आज कितना माल मार्केट में डालूं? वही तो सप्लाई है मेरे दोस्त। प्राइस देख के सेलर जो क्वांटिटी मार्केट में लाने को तैयार हो, उसे कहते हैं सप्लाई। अरे सप्लाई वो क्या होता है अब? सप्लाई का मतलब स्टॉक नहीं होता, सप्लाई होती है स्पेसिफिक प्राइस पर। तो अगर मेरे गोडाउन में 100 शर्ट्स पड़ी हैं पर प्राइस कम हो तो मैं 40 ही लाऊंगा? एग्जैक्टली, सप्लाई इज इक्वल टू विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू सेल एट गिवन प्राइस। रूल सिंपल है, प्राइस अप, क्वांटिटी सप्लाइड अप, प्राइस डाउन, क्वांटिटी सप्लाइड डाउन। प्राइस ज्यादा इज इक्वल टू प्रॉफिट ज्यादा, तो मैं ज्यादा बेचूंगा। अच्छा ये बताओ, व्हाई लॉ ऑफ सप्लाई वर्क्स? हायर प्रॉफिट मोटिव, एग्जिस्टिंग फर्म्स एक्सपैंड, न्यू फर्म्स एंटर मार्केट। जैसे मास्क के दाम कोविड में बढ़े, हर गली में फैक्ट्री खुल गई। अच्छा, अगर प्राइस बदला तो सप्लाई बदली? नहीं, प्राइस चेंज इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड चेंज, बाकी सब फैक्टर्स चेंज इज इक्वल टू सप्लाई चेंज। सेलर सिर्फ प्राइस नहीं देखता, बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखता है। बिजली महंगी इज इक्वल टू सप्लाई कम, टेक्नोलॉजी भी देखता है। मशीन आई तो सेम कॉस्ट में ज्यादा माल। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी है। शर्ट का प्रॉफिट कम तो पैंट बनाना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट करती है सप्लाई को। टैक्स लगा तो सप्लाई कम। एक्सपेक्टेशंस भी अफेक्ट करती हैं। कल प्राइस बढ़ेगा तो आज रोक लो सप्लाई। अच्छा सोचो, कल प्राइस 100 था, आज 150 हो गया। बस यहीं से मूवमेंट ऑफ सप्लाई शुरू होता है। जब सिर्फ प्राइस चेंज होता है और बाकी सब सेम रहता है, सेलर अपनी सप्लाई उसी कर्व पर एडजस्ट करता है। मतलब मैं बस ज्यादा माल ला रहा हूँ, लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ। यार मैंने सुना है मूवमेंट के कुछ टाइप्स भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ा, प्रॉफिट दिखा, सप्लाई बढ़ा, कर्व पर ऊपर की तरफ मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, प्राइस गिरा तो सप्लाई कम। मूवमेंट ऑफ सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बॉस, न्यू ऑटोमेटिक मशीन आ गई। स्टॉप, अब ये मूवमेंट नहीं, शिफ्ट ऑफ सप्लाई है। शिफ्ट, उसका मतलब क्या होता है? जब प्राइस सेम रहता है पर सप्लाई बदलने का रीजन प्राइस के अलावा कोई और हो, तो पूरी सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जाती है। मतलब मेरी जिंदगी ही चेंज हो गई। राइट वर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन सप्लाई। अरे वो क्या होता है? सेम प्राइस पर अब मैं ज्यादा माल ला सकता हूं। रीजंस, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, गवर्नमेंट सब्सिडी, मोर फर्म्स एंटर द मार्केट। कर्व पूरी की पूरी राइट शिफ्ट होती है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी महंगी, टैक्स बढ़ गया। तो सेम प्राइस पर सप्लाई कम हो जाएगी। रीजंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना, हैवी टैक्स, नेचुरल डिजास्टर, फर्म्स एग्जिट मार्केट, कर्व लेफ्ट शिफ्ट। शिफ्ट ऑफ सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। बस एक लाइन याद रखना, प्राइस बोर्ड बदला इक्वल टू मूवमेंट, लाइफ बदली इक्वल टू शिफ्ट। एग्जैक्टली, इस लाइन से कभी गलती नहीं होगी। यार ये रबर बैंड स्ट्रेच हो रहा है। इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये क्या होता है?
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है प्राइस बदलने पर सप्लाई कितनी तेजी से बदलेगी। ES इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन QS बाय परसेंटेज चेंज इन P। मतलब सप्लाई कितनी फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल। यार मैंने सुना था कुछ टाइप्स भी होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ES इक्वल्स इन्फिनिटी, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, प्राइस फिक्स्ड, सप्लाई जितनी चाहो। हाँ बिल्कुल। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, मार्केट प्राइस सेम, क्वांटिटी अनलिमिटेड। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई ES इक्वल्स टू 0, जो वर्टिकल लाइन होता है, जिसका मतलब जमीन सप्लाई। अच्छा, मतलब प्राइस बढ़े या गिरे लैंड फिक्स्ड है। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई ES ग्रेटर देन 1, प्राइस थोड़ा सा बदला, सप्लाई बहुत बदली। अच्छा, जैसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मोबाइल कवर्स, शूज। अब आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई ES लेस देन 1, जहां प्राइस बदला, सप्लाई थोड़ी बदली। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस। अब आता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई ES इक्वल्स टू 1। प्राइस और सप्लाई सेम प्रोपोर्शन में बदले। अच्छा, जहां बैलेंस्ड रिस्पॉन्स होता है। यार सब चीज की सप्लाई इक्वली इलास्टिक नहीं होती। हाँ, क्योंकि टाइम पीरियड के साथ चेंज होती रहती है। अच्छा, वो कैसे? शॉर्ट रन में इनइलास्टिक, लॉन्ग रन में इलास्टिक। अच्छा, क्या ये भी फर्क पड़ता है नेचर ऑफ गुड कैसा है? हाँ बिल्कुल। पेरिशेबल इलास्टिक, ड्यूरेबल लेस इलास्टिक। अच्छा, सोचो टमाटर का प्राइस 10 से 50 हो गया पर आज सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि क्रॉप ऑलरेडी उग चुकी है। शॉर्ट रन में सप्लाई इनइलास्टिक। लॉन्ग रन में फार्मर्स नेक्स्ट सीजन ज्यादा उगा देंगे, सप्लाई इलास्टिक। अभी तक हमने देखा सप्लाई इक्वल टू प्राइस स्पेसिफिक क्वांटिटी सेलर विलिंग टू सेल। लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। इलास्टिसिटी बताती है फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम पीरियड सबसे बड़ा फैक्टर। अच्छा, जरा सोचो एक शहर का सीन। लोग आ जा रहे हैं, मोबाइल पर ऑर्डर्स, दुकानें, फैक्ट्रीज। मार्केट मतलब सिर्फ सब्जी मंडी या मॉल होता है क्या? हाँ, बस यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। मार्केट का मतलब होता है बायर्स और सेलर्स का इंटरैक्शन, जहां प्राइस डिसाइड होती है। तो इसका मतलब मार्केट इज अ सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट टू डिटरमाइन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो जगह जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। मार्केट हो सकता है फिजिकल जैसे मंडी, ऑनलाइन जैसे अमेज़न, इंटरनेशनल जैसे ऑयल मार्केट। मतलब बस कांटेक्ट होना चाहिए। यस, फिजिकल मीटिंग जरूरी नहीं। अब यार मैंने सुना है मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो देखते हैं। पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन, सब बराबर। वो क्या होता है अब? यहाँ कोई राजा नहीं, सब सेलर्स बराबर। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट सेम, प्राइस सेम, प्रॉफिट नॉर्मल। हाँ, और फ्री एंट्री एग्जिट, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, मेनी बायर्स एंड सेलर्स। मतलब सेलर प्राइस डिसाइड नहीं करता? नहीं, वो प्राइस डिसाइड नहीं करता, बल्कि प्राइस टेकर होता है। मार्केट प्राइस फिक्स होता है। AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू प्राइस। हर एक्स्ट्रा यूनिट सेम प्राइस पे बिकती है, हॉरिजॉन्टल AR/MR कर्व। अब आते हैं मोनोपोली, एक राजा। अच्छा, जहाँ एक ही बड़ी फैक्ट्री, बाकियों के लिए गेट बंद हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक सेलर। हाँ, और राजा ही रूल बनाता है। अच्छा, जहाँ वन सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एंट्री बैरियर्स, प्राइस मेकर। अच्छा, अब ये बताओ डिमांड कर्व कैसी होती है मोनोपोली में? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ता। AR इक्वल्स डिमांड कर्व। MR लाइज बिलो AR। MR कट्स X एक्सिस बिफोर AR। अच्छा, फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसको हम कहते हैं क्राउडेड बाजार। मेनी शॉप्स बट डिफरेंट डिजाइन्स। यहाँ सेलर्स बहुत, पर प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एड्स, सबका रोल। मेनी सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फ्री एंट्री एग्जिट, सम प्राइस कंट्रोल। अच्छा, जहाँ AR डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, MR नीचे। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल, लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आता है ओलिगोपोली, फ्यू जायंट्स। अच्छा, जब फ्यू बिग कंपनीज फेसिंग ईच अदर। मार्केट पे कुछ ही पावरफुल फर्म्स, जैसे टेलीकॉम एलायंस। फीचर्स, फ्यू सेलर्स, इंटरडिपेंडेंस, प्राइस रिजिडिटी, नॉन प्राइस कंपटीशन। ओलिगोपोली का मतलब फ्यू सेलर्स,
म्यूचुअल डिपेंडेंस, मैं प्राइस बढ़ाऊं तो कंपेटिटर रिएक्ट करेगा? हाँ, यहाँ हर डिसीजन स्ट्रैटेजी होता है। ऑलिगोपॉली दो टाइप्स का होता है। प्योर ऑलिगोपॉली, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सीमेंट फैक्ट्रीज, स्टील प्लांट्स, हम सब एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये है प्योर ऑलिगोपॉली। प्रोडक्ट आइडेंटिकल, प्राइस कंपटीशन ज्यादा। एग्जाम्पल, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम। कंज्यूमर के लिए ब्रांड फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए प्राइस चेंज सबको अफेक्ट करता है। डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपॉली, ब्रांड वॉर, मोबाइल कंपनीज एड्स दिखा रही हैं, मेरा फोन कैमरा बेस्ट। ये है डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपॉली, प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंट, नॉन प्राइस कंपटीशन, एड्स, ब्रांड। एग्जाम्पल्स, स्मार्टफोन्स, कार्स, टूथपेस्ट। प्राइस से ज्यादा इमेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ डिमांड कर्व किंक्ड होती है। प्राइस बदलने का डर, एमआर डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, अब ये बताओ मेरा टोटल पैसा कैसे कैलकुलेट होगा? 3 लेवल्स होते हैं। जैसे टोटल रेवेन्यू TR इक्वल्स P इंटू Q, 10 यूनिट्स इंटू ₹50 इक्वल्स 500। नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू AR इक्वल्स टू TR बाय Q, पर यूनिट रेवेन्यू, बेसिकली प्राइस। एंड नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू MR इक्वल्स डेल्टा TR बाय डेल्टा Q, एक और यूनिट बेचने से एक्स्ट्रा पैसा। अच्छा, आप सोचो प्राइस फिक्स्ड है, तो TR स्ट्रेट लाइन जैसा बढ़ेगा, AR इक्वल्स MR इक्वल्स प्राइस। अगर कोई कहे प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो TR पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा। MR लेस देन AR, MR becomes 0 at max TR। अच्छा, रूल्स ध्यान रखो, MR ग्रेटर देन 0 TR इंक्रीजेज, MR इक्वल 0 TR मैक्स, MR लेस देन 0 TR डिक्रीजेज। ये तो प्रॉफिट प्लानिंग का बेस है। मार्केट में लोग पूछ रहे हैं प्राइस कैसे डिसाइड होती है? सर, प्राइस डिमांड से बनती है या सप्लाई से? इस सवाल के 2 लेजेंडरी जवाब हैं, अल्फ्रेड मार्शल, लियोन वैलरेस। मार्शल का एंट्री, जो कि एक पार्शियल थिंकर थे। एक क्वाइट मार्केट, सिर्फ एक कमोडिटी स्पॉटलाइट में। प्राइस एक ही मार्केट में समझो पहले। मार्शल कहता है एक टाइम में एक कमोडिटी, बाकी सब चीजें कांस्टेंट, सिटेरस पैरेबिस, डिमांड सप्लाई का इंटरसेक्शन। तो सिर्फ एक मार्केट फोकस। यस, इसीलिए इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल, प्राइस बनती है जैसे सिजर्स से, डिमांड एक ब्लेड, सप्लाई दूसरा ब्लेड। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। मार्शल ने टाइम को भी ऐड किया। मार्केट पीरियड में डिमांड, शॉर्ट पीरियड में डिमांड प्लस लिमिटेड सप्लाई, लॉन्ग पीरियड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरी लॉन्ग पीरियड में टेक्नोलॉजी, हैबिट्स। इसीलिए मार्शल रियलिस्टिक लगता है। और वैलरस अप्रोच क्या था? वैलरेसियन अप्रोच, जनरल इक्विलिब्रियम। वैलरस कहता है ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली, प्राइसेस एक सिस्टम का पार्ट, एक मार्केट में चेंज तो बाकी सब अफेक्ट। तो एक प्राइस बढ़ने से पूरी इकोनॉमी हिल जाती। एग्जैक्टली। वैलरस का फेमस आइडिया टैटोमो, वो क्या होता है? नो एक्चुअल ट्रेड अंटिल इक्विलिब्रियम, प्राइसेस ट्रायल एंड एरर से एडजस्ट, जब तक डिमांड इक्वल सप्लाई न हो। एग्जैक्टली, एक इमेजिनरी ऑक्शनियर। अच्छा, अब सोचो अगर कोई कहे सर टिकट मुझे 150 रुपीज में मिली, आंटी को 80 रुपीज में और बच्चे को 50 रुपीज में, सेम मूवी। वेलकम टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अरे, अब वो क्या होता है? जब सेम प्रोड्यूसर सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइसेस पर बेचता है, कॉस्ट डिफरेंस के बिना, उसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Price discrimination is the practice of charging different prices from the same product from different consumers, not justified by cost differences. क्या हर जगह ये पॉसिबल होता है? नहीं, कुछ कंडीशंस चाहिए, जैसे मोनोपोली या मार्केट पावर, कंज्यूमर्स कैन बी सेपरेटेड, नो रीसेल, नो आर्बिट्राज, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसीलिए मोनोपोली में ज्यादा होता है। यार, मैंने सुना है इसके डिग्रीज भी होते हैं कुछ। हाँ, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा सोचो, आप 500 रुपये दे सकते हो, आप 300 भी दे सकते हो, और आप फ्री। प्राइस पर्सन के हिसाब से होता है। हर कंज्यूमर से मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, प्रोड्यूसर ग्रैब्स एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल, डॉक्टर फीस, लॉयर चार्जेस, प्राइवेट ट्यूशन। अब आता है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, अब सोचो सर ज्यादा यूनिट यूज करो तो पर यूनिट सस्ती। यस, ये है सेकेंड डिग्री। प्राइस वैरीज विद क्वांटिटी कंज्यूम्ड, कंज्यूमर सेल्फ सिलेक्ट करता है स्लैब,
Examples: electricity slabs, bulk discounts, mobile data plans. अच्छा, अब देखो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। स्टूडेंट को रेलवे टिकट काउंटर पे कंसेशन मिलेगा। बिल्कुल। कंज्यूमर्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और मार्केट्स। हर ग्रुप का अलग प्राइस। एग्जाम्पल: स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स। डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन प्राइस। पीक वर्सेस ऑफ पीक फेयर्स। यार अब सोचो, अगर कोई कहे सर मैं प्राइस बढ़ाऊं तो कंपेटिटर रिएक्ट करेगा और ना बढ़ाऊं तो प्रॉफिट चला जाएगा। इसी कंफ्यूजन से पैदा हुए क्लासिकल मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। क्लासिकल मॉडल्स क्या होते हैं? क्लासिकल मॉडल्स वो अर्ली थ्योरीज हैं जो बताती हैं फर्म्स कैसे प्राइस आउटपुट डिसाइड करती हैं जब कंपेटिटर्स कम हो। मतलब मॉडर्न गेम थ्योरी से पहले के मॉडल्स। अच्छा, चलो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है कूर्नो मॉडल 1838। अरे वो क्या होता है? दो मिनरल वाटर फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी। कूर्नो बोला फर्म्स आउटपुट डिसाइड करती हैं, प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। प्राइस नहीं, क्वांटिटी फाइट। टू फर्म्स, डुओपोली। होमोजेनियस प्रोडक्ट। फर्म्स चूज क्वांटिटी। ईच फर्म अज्यूम्स राइवल्स आउटपुट फिक्स्ड। फर्म ए बी का आउटपुट फिक्स्ड मान के अपना आउटपुट चूज करता हूँ। फर्म बी, ऐसा ही मैं भी करता हूँ। आउटपुट एडजस्ट होते होते इक्विलिब्रियम आता है जिसे कहते हैं कूर्नो इक्विलिब्रियम। प्राइस लेस देन मोनोपोली प्राइस। आउटपुट ग्रेटर देन मोनोपोली, लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। Cournot equilibrium is stable where neither firm wants to change output. अब आता है बर्ट्रेन मॉडल 1883। Two petrol pumps opposite each other. बर्ट्रेन बोला फर्म्स प्राइस डिसाइड करती हैं, क्वांटिटी ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। जो सस्ता वही जीता। टू फर्म्स, Homogeneous product. फर्म्स compete इन प्राइस। Consumers buy from cheapest seller. फर्म ए मैं प्राइस कम करता हूँ, Firm B में और कम। प्राइस गिरते गिरते एमसी के बराबर आ जाता है। अब इसका रिजल्ट आता है प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, परफेक्ट कंपटीशन जैसा रिजल्ट। अब आता है एजवर्थ मॉडल। प्राइस इंस्टेबिलिटी ड्रामा। लिमिटेड कैपेसिटी फैक्ट्रीज। एजवर्थ बोला जब फर्म्स की कैपेसिटी लिमिटेड हो, प्राइस स्टेबल नहीं रहता। Two firms, capacity constraints, price competition, no stable equilibrium. प्राइस बढ़ाओ, प्रॉफिट मिलेगा, पर डिमांड ज्यादा हो गई, कैपेसिटी खत्म। तो प्राइस फिर गिराओ। इसी को कहते हैं प्राइस साइकिल। नो सिंगल इक्विलिब्रियम प्राइस। कंटिन्यूअस प्राइस फ्लक्चुएशन। अब आता है चेम्बरलिन मॉडल। फर्म्स क्वाइटली ऑब्जर्व ईच अदर। चेम्बरलिन बोला फर्म्स राइवल्स की रिएक्शन समझती हैं। तो फाइट नहीं, अंडरस्टैंडिंग। अजम्पशंस, फ्यू फर्म्स, फर्म्स रिकग्नाइज म्यूचुअल डिपेंडेंस। नो प्राइस वॉर। अगर मैं प्राइस बढ़ाऊं, सब फॉलो करेंगे। रिजल्ट मोनोपोली प्राइस एंड आउटपुट विदाउट फॉर्मल अग्रीमेंट। अच्छा, अब सोचो दो फर्म्स मार्केट में ऑलरेडी नोन प्लेयर्स। सर कूर्नो में दोनों फर्म्स इक्वल थीं, पर रियल लाइफ में कोई पहले मूव करता है ना। एग्जैक्टली, इसीलिए आया स्टैकलबर्ग मॉडल। स्टैकलबर्ग बोला ओलिगोपोली में एक फर्म लीडर होती है, दूसरी फर्म फॉलोअर होती है। लीडर पहले आउटपुट डिसाइड करता है, फॉलोअर रिएक्ट करता है। मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिल्कुल। दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं और क्वांटिटी कंपटीशन होती है। डुओपोली, टू फर्म्स, homogeneous product, leader-follower structure, firms aim to maximize profit, follower knows leader's output, no collusion. कुर्नो जैसा ही है, बस टाइमिंग अलग है। जो लीडर फर्म होती है वो कहती है मैं पहले आउटपुट डिसाइड करूंगा और फॉलोअर की रिएक्शन एंटिसिपेट करूंगा। फॉलोअर लीडर का आउटपुट देखकर अपना बेस्ट आउटपुट चूज करता है। ये होता है रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉलोअर। लीडर सोचता है अगर मैं इतना प्रोड्यूस करूं तो फॉलोअर इतना रिएक्ट करेगा। लीडर फॉलोअर के रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जब लीडर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है रिएक्शन कर्व को यूज करके, वही स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम होता है। अब सोचो दो राइवल फर्म्स एक टेबल के सामने। एग्जैक्टली, इसी चॉइस से बनते हैं दो गेम्स, कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव। गेम थ्योरी स्टडी करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जब एक प्लेयर का डिसीजन दूसरे को अफेक्ट करे। बिल्कुल ओलिगोपोली जैसा। यार मैंने सुना है दो तरह की गेम्स होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। सो फर्स्ट है कोऑपरेटिव गेम। अब ये क्या होता है? साथ चल के फायदा। कोऑपरेटिव गेम एंट्री। फर्म्स सीक्रेटली मीट कर रही हैं। जब प्लेयर्स मिल बैठकर स्ट्रैटेजी डिसाइड करें और अग्रीमेंट बनाएं, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव गेम। अच्छा, मतलब बाइंडिंग अग्रीमेंट पॉसिबल, कम्युनिकेशन अलाउड, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पे ऑफ शेयरिंग रूल्स। मतलब फाइट बंद, प्लानिंग चालू। एग्जाम्पल्स, सीमेंट कंपनीज कार्टेल। हम आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं, प्राइस सेम रखते हैं। ये है कार्टेल, क्लासिक कोऑपरेटिव गेम। अदर एग्जाम्पल्स, OPEC, प्राइस लीडरशिप, जॉइंट वेंचर्स। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव गेम्स: कार्टेल्स, collusive oligopoly, coalition games।
पर चीटिंग का रिस्क होता है। हाँ, इसीलिए स्टेबल रहना मुश्किल होता है। अब आता है नॉन कोऑपरेटिव गेम। हर कोई अपना अपना। नॉन कोऑपरेटिव गेम एंट्री। फर्म्स अलग अलग प्लानिंग कर रही हैं। जब प्लेयर्स इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं और कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं होता, उसे कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव गेम। नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ सिर्फ दिमाग चलता है। यार कोई एग्जाम्पल तो दे दो। क्लासिक एग्जाम्पल्स, प्रिजनर्स डिलेमा, 2 सस्पेक्ट्स, सेपरेट रूम्स। कोऑपरेट करना बेस्ट लगता है, पर डर है दूसरा चीट करेगा। इसलिए दोनों कन्फेस कर देते हैं, सब ऑप्टिमल रिजल्ट। कूर्नो, बर्ट्रन, स्टैकलबर्ग, ये सब नॉन कोऑपरेटिव मॉडल्स हैं। क्योंकि कोई अग्रीमेंट नहीं। नैश इक्विलिब्रियम, हार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। नैश इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां कोई प्लेयर अकेला स्ट्रैटेजी चेंज करके फायदा नहीं पाता, इवन इफ आउटकम बेस्ट ना हो। तो गाइज, ये था फुल मूवी एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके रिलेटेड।